वेलकम डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ ए.के. शर्मा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेसन सॉल्यूशन विलियन स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी मीडियम क्लास के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम विभिन्न प्रकार के सॉल्यूशन जो होंगे हमारे पास, विलियन जो होंगे, इन विलियनों में डिफरेंट को समझ जाएंगे कि हमारे पास विभिन्न प्रकार के विलियन कौन कौन से होंगे। इसके साथ साथ हम इन विलियनों की सांद्रता के विभिन्न पदों को पढ़ेंगे और सांद्रता के साथ साथ डियर स्टूडेंट्स हम आदर्श और अनादर्श विलियन को इस चैप्टर में देखेंगे। कौन से विलियन आदर्श विलियन होते हैं और कौन से विलियन अनादर्श विलियन होते हैं। आदर्श और अनादर्श विलियनों के अकॉर्डिंग हम इस चैप्टर में राउल्ट्स नियम की स्टडी करेंगे और राउल्ट्स नियम की स्टडी करने के बाद डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे असामान्य आणविक द्रव्यमान की। ठीक है, असामान्य आणविक द्रव्यमान के साथ हम कहेंगे आपसे कि हम यहाँ पर असामान्य आणविक द्रव्यमान के आधार पर एक फैक्टर पढ़ेंगे, वान ट हाफ फैक्टर, वान ट हाफ गुणांक। इस चैप्टर के कंप्लीट होने तक हम इन पॉइंटों को समझ सकते हैं, एक्सप्लेन कर चुके होंगे और साथ में हम इस वान ट हाफ फैक्टर का रिलेशन भी देख चुके होंगे जब एसोसिएशन होगा या डिसोसिएशन होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स वी स्टार्ट चैप्टर सेकंड सॉल्यूशन विलियन। डियर स्टूडेंट्स, 11th क्लास में हमने मैटर जो है, इस द्रव्य या मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन किया और इसके रासायनिक वर्गीकरण में हमने इसको दो भागों में डिवाइड किया। एक हमारे पास आता है शुद्ध पदार्थ और अदर्स जो है सेकंड होता है मिश्रण। डियर स्टूडेंट्स, इस मिश्रण के बारे में हम बात करें तो इस मिश्रण को फिर से हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक मिश्रण होता है समांगी मिश्रण और सेकंड जो मिश्रण होता है ये होता है डियर स्टूडेंट्स विषमांगी मिश्रण। कहने का मतलब है कि हम मिश्रण को फिर से कितने भागों में डिवाइड करते हैं, दो भागों में डिवाइड करते हैं। जो ये समांगी मिश्रण है, इस समांगी मिश्रण को हम कहते हैं विलियन और जो विषमांगी मिश्रण है इसको हम बोलते हैं कोलोइड। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम बात करेंगे किसकी, विलियन की। तो विलियन की डेफिनेशन हमारे पास क्या निकल के आ रही है, दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलाने पर बनने वाला समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलियन कहलाता है। क्लियर, क्या कहलाता है, विलियन। तो डेफिनेशन आ गई हमारे पास डियर स्टूडेंट्स। हम सबसे पहले बात करें विलियन किसे कहेंगे, तो विलियन को मैंने आपसे डिफाइन किया, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर बनने वाला समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलियन कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन हो गई, दो या दो से अधिक पदार्थों को, रासायनिक पदार्थों को, दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों को मिलाने पर प्राप्त समांगी मिश्रण। कौन से मिश्रण की बात कर रहे हैं हम, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। क्या कहलाता है, विलियन कहलाता है। कौन सा मिश्रण विलियन कहलाता है, समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलियन कहलाता है। डियर स्टूडेंट, समांगी मिश्रण क्या होता है, एक ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन
वह गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। ऐसे मिश्रण को हम कहेंगे कौन सा मिश्रण, समांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण कहेंगे, समांगी मिश्रण। और वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन और गुण समान नहीं होते, अलग अलग होते हैं, ऐसे मिश्रण को डियर स्टूडेंट्स हम कहेंगे विषमांगी मिश्रण। तो डियर स्टूडेंट्स हमने कहा समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखना, इस विलयन में जो परिवर्तन होगा इसका संगठन जो है एक निश्चित सीमा तक ही परिवर्तित होता है, विलयन कहलाता है। इसके साथ मैं लिख दूं जिसका संगठन एक निश्चित सीमा तक ही परिवर्तित होता है। ठीक है, इसका संगठन जो है ये एक निश्चित सीमा तक ही परिवर्तित होता है। इसको हम क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे। क्या कहेंगे, मिश्रण। इस मिश्रण का नाम हो गया समांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण का नाम हो गया विलयन। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स हमने बात कर ली विलयन। अब विलयन हमारे पास, यदि विलयन में 2 अवयव उपस्थित हैं या फिर 3 अवयव उपस्थित हैं या फिर 4 अवयव उपस्थित हैं, ठीक है, तब हम अवयवों की संख्या के आधार पर विलयन का वर्गीकरण करेंगे। तो अवयवों की संख्या के आधार पर हम बात करेंगे विलयन, और इस आधार पर विलयन को हम मेन रूप से 3 भागों में बांटते हैं। एक हमारे पास होता है द्विअंगीय विलयन, ठीक है। एक हमारे पास होता है त्रिअंगीय विलयन, और डियर थर्ड हमारे पास होता है बहुअंगीय विलयन। क्लियर हो गई बात। हम बात कर लें द्विअंगीय विलयन, वह विलयन जिसमें 2 अवयव उपस्थित होते हैं। कितने अवयव उपस्थित होते हैं, 2 अवयव उपस्थित होते हैं, उस विलयन को हम क्या कहेंगे, द्विअंगीय विलयन। वह विलयन जिसमें 3 अवयव उपस्थित होते हैं त्रिअंगीय विलयन कहलाता है। कितने अवयव उपस्थित होते हैं, 3 अवयव उपस्थित होते हैं, क्या कहलाता है, त्रिअंगीय विलयन कहलाता है। और बहुअंगीय विलयन में कहेंगे वह विलयन जिसमें 3 से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं, बहुअंगीय विलयन कहलाता है। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हमने कहा विलयन को परिभाषित किया, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने पर बनने वाला समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है, जिसका संगठन एक निश्चित सीमा तक ही परिवर्तित होता है। फिर हमने कहा अवयवों की संख्या के आधार पर हम मेन विलयनों को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। द्विअंगीय विलयन जिसमें केवल 2 अवयव उपस्थित होते हैं, त्रिअंगीय विलयन जिसमें 3 अवयव उपस्थित होते हैं, और बहुअंगीय विलयन जिसमें 3 से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं। हम इस चैप्टर में जनरली हम द्विअंगीय विलयनों का विश्लेषण करेंगे, और ये भी द्रव विलयनों का। ठीक है, द्विअंगीय जो विलयन होंगे, इस द्विअंगीय विलयन में हमारे पास एक अवयव जो होगा ये विलेय का कार्य करेगा, और जो दूसरा अवयव है ये हमारे लिए विलायक का कार्य करेगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे किसी भी विलयन में, हम आपसे कह सकते हैं कि विलयन में 2 अवयव हमारे पास हैं, तो इनमें से एक अवयव को घोला जाता है किसी दूसरे अवयव में। तो जिस अवयव को घोला जाता है यह अवयव हमारे लिए विलेय कहलाएगा, और जिसमें घोला जाता है यह विलायक कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स मैं विलयन के अवयवों को डिवाइड कर दूं विलेय प्लस विलायक में।
ठीक है, विलेय क्या होगा, तब मैं आपसे कहूंगा वह अवयव जिसे दूसरे अवयव में घोला जाता है विलेय कहलाता है। क्या डेफिनेशन हो गई, विलयन का वह अवयव जिसे अन्य अवयव में घोला जाता है, डिसोल्व किया जाता है, क्या कहलाएगा, विलेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विलेय कहलाएगा। और डियर स्टूडेंट्स, विलेय हमेशा कम मात्रा का अवयव होता है। कौन सी मात्रा का, कम मात्रा का अवयव होता है। ठीक है, अब हम डिफाइन करेंगे डियर विलायक को, और विलायक को डिफाइन करेंगे तो मैं आपसे कहूंगा वह अवयव जो दूसरे अवयव को घोलने का कार्य करता है क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। और डियर स्टूडेंट्स, विलायक जो है ये हमेशा अधिक मात्रा का अवयव होता है। क्लियर, कौन सा अवयव होता है, अधिक मात्रा का अवयव होता है। मैंने आपसे कहा अधिक मात्रा का अवयव कौन है, विलायक है। तब मैं कहूंगा डियर विलयन जो है इसकी प्रकृति हमेशा अधिक मात्रा के अवयव यानी कि विलायक की प्रकृति पर डिपेंड करेगी। तो विलयन की प्रकृति अधिक मात्रा के अवयव, अधिक मात्रा का अवयव क्या है, विलायक। विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है। किसकी प्रकृति पर निर्भर करती है, विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है। बोलो कोई दिक्कत है क्या डियर, क्लियर है ना यहां तक। अब हमने एक एग्जाम्पल लिया और मैंने आपसे एग्जाम्पल डिस्कस किया, नमक प्लस जल। हमने नमक को डिजोल्व किया, किस में डिजोल्व किया, जल में। विच इज डिजोल्व, किसको डिजोल्व किया, नमक को। इन विच डिजोल्व, किस में डिजोल्व किया है, जल में। तो जिसको डिजोल्व करेंगे ये हमारे लिए हो गया सोल्यूट, विलेय। और किस में डिजोल्व किया, जल में, ये हमारे लिए हो गया सोलवेंट। ठीक है, यानी कि डियर विलायक। क्लियर। मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया, ग्लूकोज प्लस वाटर। ग्लूकोज को डिजोल्व किया हमने, किस में डिजोल्व किया, वाटर में। तो ग्लूकोज जो है ये हमारे पास कार्य करेगा किसका, विलेय का। और जल जो है ये कार्य करेगा किसका, विलायक का। अंडरस्टूड। तो जिसको घोला जाता है ये विलेय और जिसमें घोला जाता है ये विलायक। क्लियर। अब डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे विलयन जो है इसके प्रकार, विलयन के प्रकार। ठीक है, मैंने आपसे कहा विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक। विलयन बराबर हो गया विलेय प्लस विलायक। इस विलेय और विलायक दोनों की प्रकृति के आधार पर हम विलयन को डिसाइड करेंगे। और मैंने कहा कि विलयन जो है ये विलायक की प्रकृति पर डिपेंड करेगा। किसकी प्रकृति पर डिपेंड करेगा, विलायक की प्रकृति पर। तो डियर स्टूडेंट्स मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, विलयन के
प्रकार। ठीक है, विलयन मेरे पास तीन तरीके का बनेगा। एक बनेगा ठोस विलयन, सेकंड बनेगा द्रव विलयन, और थर्ड मेरे पास बनेगा गैसीय विलयन। विलयन टोटल मेरे पास कितने प्रकार का बनेगा? तीन प्रकार का, ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैस विलयन। क्लियर? मैं टेबल शो कर रहा हूं जिसमें मैं आपसे कहूंगा विलयन। ठीक है, विलयन के बाद मैं आपसे कहूंगा विलायक, विलायक के बाद में मैं आपसे डिस्कस करूंगा विलेय, और विलेय के बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा इनके कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, हमारे पास विलयन तीन हो गए। एक विलयन हो गया हमारे पास ठोस विलयन। व्हाट? कौन सा विलयन हो गया? ठोस विलयन। दूसरा विलयन हमारे पास हो गया द्रव विलयन, और थर्ड विलयन हमारे पास हो गया गैसीय विलयन। टोटल विलयन हमारे पास तीन हो गए। विलयन की प्रकृति डिपेंड करेगी विलायक की प्रकृति पर। जब विलायक जो है ये हम ठोस के रूप में लेते हैं तो ठोस विलयन बनेगा। विलायक जो है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। द्रव का मतलब हो गया, इसमें विलायक हो गया द्रव, और गैसीय विलयन में विलायक हो गया गैस। कौन सी अवस्था में हो गया? गैस। ठीक है, अब हम विलेय के रूप में यहां पर ठोस भी ले सकते हैं, द्रव भी ले सकते हैं, गैस भी ले सकते हैं। ऐसे यहां पर ठोस, द्रव, गैस तीनों ले सकते हैं। ठीक है, और तीसरा विलयन हमारे पास हो गया गैसीय विलयन। यहां भी ठोस, द्रव, गैस तीनों ले सकते हैं। टोटल हमारे पास 9 विलयन हो गए। 3 हमारे पास हो गए ठोस विलयन, 3 हो गए द्रव विलयन, 3 हो गए गैसीय विलयन। ठीक है, ठोस विलयन की परिभाषा क्या बनेगी? ठोस विलयन वह विलयन जिसमें विलायक कौन सी अवस्था में है? ठोस विलयन में विलायक कौन सी अवस्था में है? ठोस में, ठोस अवस्था में, तथा विलेय ठोस या फिर द्रव या फिर गैस अवस्था में प्रयुक्त होता है, किया जाता है। ऐसा विलयन कौन सा विलयन कहलाएगा? ठोस विलयन। वह विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में तथा विलेय कुछ भी हो सकता है, ठोस अथवा द्रव अथवा गैस अवस्था में प्रयुक्त किया जाता है, उस विलयन को हम क्या कहेंगे? द्रव विलयन। तीसरे नंबर पे हो गया गैसीय विलयन। वह विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में तथा विलेय ठोस अथवा द्रव अथवा गैस अवस्था में प्रयुक्त किया जाता है, कौन सा विलयन हो गया? गैसीय विलयन। ठीक है, तो इस प्रकार से विलयन हमारे पास 3 प्रकार के हो गए। ठीक है, अब हम बात करेंगे फर्स्ट नंबर पर ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में और ठोस का गैस में। देखो
ठोस का ठोस में, द्रव का ठोस में और गैस का ठोस में। ऐसे ही ठोस का द्रव में, द्रव का द्रव में और गैस का द्रव में। ऐसे ही ठोस का गैस में, द्रव का गैस में और गैस का गैस में। टोटल ये हमारे पास 9 विलियन हो गए। इसका एग्जाम्पल हो गया जितनी भी मिश्र धातुएं होती हैं, जैसे मैंने कह दिया गोल्ड और कॉपर, जिंक और कॉपर, ये मिश्र धातुएं आपस में मिलकर के ठोस में ठोस का विलयन बनाएंगी। ठोस में किसका विलयन बनाएंगी? ठोस का। क्लियर? सेकंड हम बात कर लेते हैं द्रव को किसमें मिलाओ? ठोस में। एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में होती है, वो है पारा। ठीक है, पारे को कॉपर में मिला दो या फिर पारा जिंक में मिला दो। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर आता है गैस का ठोस में। गैस को किस में मिलाएंगे? ठोस में। ठीक है, तो किसी भी ठोस धातु प्लेटिनम या पैलेडियम पर हाइड्रोजन या अन्य गैस हीलियम गैस का अवशोषण करा दो। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अब सेकंड नंबर हमारे पास आते हैं द्रव विलयन। ठोस को द्रव में मिलाओ। मैंने एग्जाम्पल लिया NaCl को जल में मिला दो, ग्लूकोज को जल में मिला दो, शुगर को जल में मिला दो। ठीक है, फिर द्रव का द्रव में। द्रव का द्रव में मैंने आपसे कहा अल्कोहल प्लस जल। अल्कोहल को किस में मिला दिया मैंने? जल में। ठीक है, दूध में हम जल मिला दें, दूध को किस में मिला दें? जल में। दूध का जल में विलयन। ठीक है, फिर आता है गैस को किस में मिलाओ? द्रव में। तो जितने भी सोडा वाटर है, सोडा वाटर, और जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का मतलब शीतल पेय पदार्थ, शीतल पेय पदार्थ, इनमें द्रव के अंतर्गत कौन सी गैस डिजोल्व होती है? CO2 गैस मिली हुई होती है। कौन सी गैस घुली होती है? CO2। ठीक है, अब आ जाइए ठोस को किस में मिलाएंगे? गैस में। तो हमारे पास होगा ठोस का गैस में। ठीक है, तो हम कहते हैं कोई भी ठोस जिसका ऊर्ध्वपातन होता है, ऊर्ध्वपातिज ठोस, जैसे कपूर, नेफ्थलीन, आयोडीन, इनका ऊर्ध्वपातन हो जाएगा तो एयर में इनके सॉलिड पार्टिकल डिजोल्व हो जाएंगे। ठीक है, फिर आता है गैस का द्रव में। तो मैं कह दूं वायु में जलवाष्प, वायु में जलवाष्प, या मैं कह दूं किसी भी द्रव का वाष्पीकरण जो होता है, द्रवों का वाष्पीकरण। ठीक है, लास्ट आता है गैस में गैस का विलयन। गैस का किस में? गैस में। तो दो गैसों का मिश्रण ले लो या फिर वायु, या कोई भी दो गैसों का मिश्रण, दो गैसों का मिश्रण। ये गैसें परस्पर क्रिया नहीं करनी चाहिए। जो दो गैसों का मिश्रण लेंगे, ये गैसें आपस में क्रिया नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो दो गैसों का मिश्रण ये हो जाएगा गैस का किस में? गैस में। इस प्रकार से हमारे पास टोटल 9 विलयन बन गए। 3 ठोस विलयन बन गए, 3 द्रव विलयन बन गए और 3 ही गैसीय विलयन हो गए। क्लियर? अब हम डिस्कस करेंगे इन विलयनों के लिए सांद्रता के कुछ पद। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सांद्रता की परिभाषा, और सांद्रता की परिभाषा की बात करने के बाद सांद्रता के मात्रक जो होते हैं, इन मात्रकों को हम डिस्कस करेंगे, और फिर हम बताएंगे कौन कौन से मात्रक ताप पर निर्भर करते हैं और कौन कौन से मात्रक
ताप पर निर्भर नहीं करते। वैज्ञानिक जो विश्लेषण होते हैं ये किन मात्रकों में व्यक्त किए जाते हैं, आदि पॉइंटों पर हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास पॉइंट आता है सांद्रता। सांद्रता के लिए मैंने आपसे कहा कि मेरे पास 1 लीटर विलियन है। इस 1 लीटर में मैंने सपोज किया 20 ग्राम नमक घुला हुआ है। कितने ग्राम नमक घुला हुआ है? 20 ग्राम। तो इस विलियन की सांद्रता हो गई 20 ग्राम प्रति लीटर। इस नमक की सांद्रता को बदल देता हूं मैं। इसकी सांद्रता, इसकी मात्रा में 40 ग्राम डाल देता हूं और 40 ग्राम नमक को हमने घोल दिया 1 लीटर में। अब सांद्रता 20 ग्राम प्रति लीटर ना होकर के क्या हो जाएगी? 40 ग्राम प्रति लीटर। ठीक है। अब मैंने कहा नहीं, मैंने 80 ग्राम नमक घोल दिया है। 80 ग्राम घोल देंगे तो सांद्रता भी बदल करके हो जाएगी 80 ग्राम प्रति लीटर। सांद्रता कितनी हो जाएगी? 80 ग्राम प्रति लीटर। तो मैंने आपसे कहा कि इसको मैंने विलियन का आयतन जो है, इसका विलियन की मात्रा जो है, इसको फिक्स कर दिया। और इस फिक्स मात्रा में जितनी मात्रा का, ये मेरे लिए क्या कहलाएगा? विलेय। क्या कहलाएगा? विलेय उपस्थित है, ये उस विलियन की सांद्रता को व्यक्त करेगा। ठीक है। तो सांद्रता की परिभाषा हो गई हमारे पास। क्या परिभाषा हो गई? विलियन की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा उस विलियन की क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। क्लियर? अब हम बात करेंगे सांद्रता के जो मात्रक होते हैं, ये मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। जब भी हम सांद्रता के पदों को व्यक्त करेंगे तो सांद्रता के जो मात्रक होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं द्रव्यमान मात्रक। ठीक है, जिसको हम भार मात्रक भी कहते हैं। दूसरे होते हैं द्रव्यमान आयतन मात्रक। 2 प्रकार के मात्रक हो गए। पहला पद हमेशा विलेय को बताएगा, दूसरा पद हमेशा विलियन को बताएगा। तो द्रव्यमान मात्रक का मतलब है विलेय की मात्रा को द्रव्यमान के रूप में लिखो और विलियन की मात्रा को भी द्रव्यमान के पदों में व्यक्त करो। दोनों को द्रव्यमान के पदों में व्यक्त करेंगे तो जो मात्रक हमें प्राप्त होंगे ये मात्रक हो गए द्रव्यमान मात्रक। द्रव्यमान मात्रक में एक तो होता है मोललता, जिसको हम लिखेंगे स्मॉल m से। एक होता है मोल बिन या मोल अंश, या इसी को हम बोलते हैं मोल प्रभाज। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे काई से। फिर एक आता है द्रव्यमान प्रतिशत, या इसको हम बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, और भी मात्रक होते हैं इसमें ppm और ppb। ये सब द्रव्यमान मात्रक है। कौन से मात्रक हैं? द्रव्यमान मात्रक। द्रव्यमान आयतन मात्रक का मतलब हो गया विलेय जो है इसको द्रव्यमान के रूप में लिखो, और विलियन जो है
इस विलयन को आयतन के पद में लिखो। किसके पद में? आयतन के में। तब जो मात्रक हमें प्राप्त होंगे ये मात्रक हो जाएंगे द्रव्यमान आयतन मात्रक। द्रव्यमान आयतन मात्रक में मोलरता कैपिटल एम, नॉर्मलता कैपिटल एन, फॉर्मलता कैपिटल एफ और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ये मात्रक द्रव्यमान आयतन मात्रक है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आयतन का मान हमेशा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। वॉल्यूम जो आता है ये वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो द्रव्यमान आयतन मात्रक जो हैं ये मात्रक ताप से प्रभावित होते हैं। किससे प्रभावित होते हैं? ताप से प्रभावित होते हैं। लेकिन द्रव्यमान का मान टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। तो ये जो मात्रक हैं ये ताप से अप्रभावित रहते हैं। अप्रभावित रहने का मतलब हो गया जितनी भी वैज्ञानिक गणनाएं होंगी वो इन मात्रकों में होंगी। द्रव्यमान मात्रक में मेनली मोललता के पद में व्यक्त किया जाएगा। उनको हम द्रव्यमान आयतन के रूप में वैज्ञानिक गणनाओं को व्यक्त नहीं करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम सभी पदों को, मात्रकों के सभी पदों को डीपली देखेंगे। इन पे कुछ न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।